बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थियरी पार्ट, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। सो बेसिकली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ने वाले हैं और इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के बेस पर हमें एक पूरा का पूरा चैप्टर, एक पूरा का पूरा लेसन दिया गया है और उस पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, उनके कुछ सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। A transaction like sale or purchase of goods involve two parties. Whenever such transaction is entered with another party situated in India, the transaction is in Indian currency. Recording of such transaction does not pose any problem. But if the other party is located outside India, then the transaction entered might be in foreign currency. And then we have to translate this transaction from foreign currency into Indian currency. This translation is done by applying the foreign exchange rates prevailing at the time of transactions. Accounting Standard Number 11 deals with recording and translation of such types of foreign currency transactions. So, ओवरऑल कहने का ये मतलब है इंट्रोडक्शन में, जब भी कोई बिजनेस करते हो, चाहे वो बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी मोड में हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इंडिया में अगर होता है तो कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। लेकिन वही अगर फॉरेन कंट्री के साथ हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में वो पे या रिसीव करना पड़ता है और उसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना पड़ता है हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से। और वही कन्वर्जन या कैलकुलेशन जो है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 यानी AS11 में हमें बताया गया है कि हाउ टू डील विथ such type of transaction, how to record such type of transaction and कैसे इन्हें कन्वर्ट करे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में। ठीक है। देन स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के स्कोप क्या है। नंबर 1, the standard should be applied in accounting for transactions entered in foreign currencies। ये सिर्फ applied in accounting transaction जो फॉरेन करेंसी में एंटर हुआ है, यानी अगर आप इंडिया में डोमेस्टिक करेंसी करते हो तो AS11 अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑल्सो डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो तो भी ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को अप्लाई करेगा। Standard does not specify the currency of presentation of financial statement. Normally, an organization prepares its financial statement in currency of home country. तो जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से तो वो करेंसी का नाम नहीं बताएगा, वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सा करेंसी, बिकॉज नॉर्मली हर एक कंट्री में अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने कंट्री के जो डिनोमिनेशंस है करेंसी के वही यूज करेगा। जैसे इंडिया इंडिया में INR है, यूएस के डॉलर्स है, ठीक है, तो वो डॉलर्स यूज करेंगे अगर यूएस वालों के साथ हम डील कर रहे हैं, और हम INR यूज करेंगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगा वो करेंसी, होम करेंसी का जो सिंबल होगा वो यूज होगा। Standard does not deal with restatement of an enterprise's financial statement from its reporting currency into another currency for the convenience for user accustomed to that currency for similar purpose। रीस्टेटमेंट के लिए वो डील नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और वो करेंसी जो है रिपोर्टिंग ऑफ इनटू अनदर करेंसी फॉर कन्वीनियंस फॉर यूजर अकस्टम्ड टू दैट करेंसी ऑफ सिमिलर पर्पसेस। सो ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता कि आप फिर से रीस्टेटमेंट मांग लो कि एंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दो, करेंसी के रिपोर्ट्स दो, अनदर करेंसी के हमें कुछ रिपोर्ट्स मिलो। ठीक है, वो ये सब में डील नहीं करता। उनका काम ये है कि आपको कन्वर्ट करके देना, आपका अकाउंट प्रिपेयर करके आपको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का काम है। वो रिपोर्टिंग में नहीं जाते, वो रिपोर्टिंग में ध्यान नहीं देते। Standard does not deal with the presentation in cash flow statement of cash flow arising from transaction in a foreign currency and the transaction of cash flow of a foreign operations। ठीक है, कैश फ्लो में जो भी करेंसी आती है, जो भी फॉरेन करेंसी आती है कैश ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें डील नहीं करता। तो बेसिकली ऑनलाइन या फिर चेक या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसका रिकॉर्ड हमें दिखे, ठीक है,
वही ट्रांजैक्शंस के ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करते हैं. दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोविंग्स टू द एक्सटेंट that they are regarded as an adjustment interest cost. So the standard does not deal with exchange difference. अगर एक्सचेंज में कोई भी डिफरेंसेस अराइज होता है, समझिए एक आध रुपए का डिफरेंस अराइज हो गया और करेंसी बोरो कर लिया जो कि एडजस्टेबल इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है उसको, हमने फॉरेन करेंसी बोरो कर लिया उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम नहीं है. उनका काम ये है कि आप बाई सेल कर रहे हो, आपका जो ट्रांजैक्शन है कन्वर्ट करना मेरा काम है, दैट्स इट. Definition: average rate is the mean of the exchange rate in force during a period. So average rate जो है वो उसका exchange rate है during the period of transaction. Closing rate is the exchange rate at the balance sheet. ये याद रखना है जितने भी अभी definition देख रहे हैं आप हर एक चीज को. So जो exchange rate है that is your closing rate at the balance sheet date. Exchange difference is the difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency at different exchange rate. तो exchange difference is the difference, ठीक है, फॉरेन करेंसी में जो आपने रिपोर्ट किया और आपका जो डिफरेंट आपका जो करेंसी का डिफरेंट एक्सचेंज रेट है, उनका जो डिफरेंसेस है ना, दैट इज एक्सचेंज डिफरेंसेस. एक्सचेंज रेट इज द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी. तो एक्सचेंज रेट जब बोलेंगे तो इट्स अ रेट ऑफ एक्सचेंज, चार्जेस जो लगते हैं एक्सचेंज करने के, जो दो करेंसी एक्सचेंज हो रहे हैं उनके चार्जेस को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं. फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और लाइबिलिटी सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. सो फेयर वैल्यू इज द अमाउंट जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो अपने एसेट्स लाइबिलिटीज को नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज को जो आपके एकदम नजदीकी करीबी हो. Monetary items are money held and assets and liabilities to be received or paid in fixed or determined uh, amount of money, cash receivable, payment, etc. Non-monetary items are assets and liabilities other than monetary items. Fixed inventories, reporting currency is the currency used in presenting foreign currency is a currency other than reporting currency. So monetary items जो है वो assets and liabilities को held करते हैं, receive करेंगे in a fixed or determined amount. Non-monetary items जो है वो assets and liabilities फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंटरीज एक्सेट्रा को कंसिडर करेंगे. रिपोर्टिंग करेंसी इज यूज्ड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी करेंसी का रिपोर्टिंग होगा वो उनके होम करेंसी के रिलेटेड होगा. अब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. Number 1. Record the initial transaction entered in foreign currency by converting in Indian rupees by multiplying the transaction amount with the foreign exchange rate as on the date of transaction. तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी के अमाउंट को इंडियन रुपीस में, आईएनआर में, उसे मल्टीप्लाई करना है जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है एक्सचेंज रेट के साथ ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. Subsequently, when the payment is made or received in the same year, it should be recorded foreign exchange rate on the date of settlement. Any profit or loss due to exchange fluctuation should be treated as revenue items and hence it should be transferred to profit and loss account at the end of the year. तो अगर कॉन्सिक्वेंटली साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक ही साल में, तो उनका जो सेटलमेंट डेट होगा दैट विल बी योर ट्रांजैक्शन डेट. एंड उसमें एक्सचेंज में अगर कोई प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है या पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस मिलता है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. Any balance payable or receivable to or from a foreign country or foreign party at the end of the year should be adjusted at the closing foreign exchange rate. कोई भी बैलेंस पेमेंट पेएबल होगा या रिसीवेबल होगा वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्ट करना है क्लोजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से. Foreign exchange rate of any payment made or received in the subsequent year should be compared with the closing rate of the earlier year to find the profit or loss in exchange fluctuation. जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो हमें कंपेयर करना है क्लोजिंग रेट ऑफ द अर्लियर ईयर के साथ, ठीक है, और जो भी पेमेंट और रिसीव्ड किया है हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो भी हमें कंसिडर करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पहले पूरा थियरी कंप्लीट कर लेंगे, आपको प्रोफॉर्मा फॉर्मेट सब बता देंगे एंड उसके बाद हम लाइव लेक्चर के बारे में बात करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.